हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पुष्पा 2 द रूल फिल्म की एक्सप्लेनेशन पर दोबारा वीडियो बना रहा हूं और साथ ही इस पर रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि इसकी पहली वीडियो मैंने दे दी थी बट वो मुझसे डिलीट हो गई, तो अब मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूं। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं। पुष्पा 2 द रूल इज टोटली ब्रूटल, जहां हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी होगी और फैंस को डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी, मगर सच कहूं तो पुष्पा 2 द रूल इससे कई गुना ज्यादा बढ़िया फिल्म है। हर चीज की लिमिट होती है, ऐसे ही मूवीज में स्टोरी, डायलॉग्स, कॉमेडी, एक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंस सब लिमिट होती है, मगर पुष्पा 2 फिल्म में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में जो सीन अच्छा लगता है आपको तो दूसरा सीन उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा। और ऐसे ही एक्शन सीन्स आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर एक एक्शन सीन एपिक है तो दूसरा मास लेवल का है। पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत ही एंजॉय किया। वैसे इस फिल्म को लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये थोड़ी क्रिंज टाइप की है, बट यकीन करो जो एंजॉय कर रहा है तो भाई उसको तो मजा आ रहा है और ऑडियंस को तो यही चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आपने भी ये फिल्म जरूर देखी होगी। अब इतने दिन हो गए हैं तो शायद आपने देख ही ली होगी। तो आज हम इस वीडियो में फुल पुष्पा 2 द रूल की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अच्छे से। तो हाँ भाई लोग, स्पॉयलर्स होंगे, सो भाई वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पुष्पा 2 की कहानी शुरू होती है जापान के पोर्ट योकोहामा से, जहां पर कंटेनर्स को शिप से उतारा जाता है और फिर वहीं एक कंटेनर गिर जाता है और गिरते समय उसका दरवाजा खुलता है और उस कंटेनर में चंदन की लकड़ी भरी पड़ी होती है और साथ ही उसमें एक शख्स बेहोश होता है। जापान के स्मगलर उसको लटका देते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि वो कहां से आया है। फिर वो शख्स जाग जाता है और फिर वो ऊपर से नीचे आता है और वो होता है पुष्पा राज, और बात भी शुरू करता है जापानीज से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। देन इसी पर वो पुष्पा पर अटैक करते हैं और फिर पुष्पा भी उनसे लड़ने लगता है और यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्शन सीन देखने को मिलता है। फिर पुष्पा उनसे अपने पैसे मांगता है, क्योंकि माल तो भेज दिया था पुष्पा ने, मगर उसे पैसे नहीं मिले। अब माल मतलब चंदन की लकड़ी, जिसकी वजह से वो खुद डंकी मारकर 30 दिन का सफर शिप में जापानी सीखकर जापान आया ही। जापानी स्मगलर उसे बताते तो नहीं है, मगर उससे और ज्यादा लड़ने लगते हैं और ये फिर लड़ाई बड़ी हो जाती है, जहां पर पुष्पा को गोली लगती है और वो समंदर में गिरता है। और वहीं पर हमें फ्लैशबैक दिखता है, जिसमें देखते हैं कि पुष्पा छोटा सा बच्चा है। फिर दूसरे बच्चे पुष्पा के बाप को लेकर मजाक बनाते हैं, फिर उसे चैलेंज देते हैं कि तालाब में जाओ और बाल ले आओ, फिर तुम्हारी बात सच होगी। और फिर पुष्पा गुस्से में आके तालाब में जाता है और बाल निकालता है, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता। और वहीं पुष्पा नींद से जाग जाता है और फिर वो अपनी बीवी को बताता है कि उसे भयानक सपना आ रहा था, बल्कि वो एक हकीकत होती है। फिर देखते हैं एसीपी भंवर सिंह शेखावत को, जो खुद को एक मजदूर की तरह मैनिपुलेट करके मजदूरी के लिए निकल पड़ा है। और फिर ये पुष्पा की गैंग के साथ मिलकर लाल चंदन लकड़ी के पेड़ों को काटता है और फिर वहां पर वो छापा मारता है और सारे लोगों को पकड़कर जेल में डालता है। और उसी लेबर में एक लेबर की शादी होती है और फिर ये बात पुष्पा को पता चलती है। देन पुष्पा उसे निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और वहीं उसे छुड़ाने की बात करता है, मगर वो पुलिस वाले इसे नहीं छोड़ते। पुष्पा उनको बताता है कि मुझे पता है तुम लोग कितने ईमानदार हो। फिर पुष्पा देखता है कि इनके लोगों को मारा पीटा गया है, तो पुष्पा गुस्से में आता है और वो अपने सारे लोगों को छुड़वाता है और जाते जाते सभी पुलिस वालों की नौकरी के सारे पैसे देकर उनसे रिजाइन करवा देता है। और यहाँ तक कि भाई जितनी भी उनकी ड्यूटी बची थी उसके भी पैसे दे देता है और लास्ट में उनको पेंशन भी देता है। और पुलिस स्टेशन में जब भंवर सिंह आता है और देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि भाई सभी पुलिस वाले रिजाइन करके चले गए थे। और भंवर सिंह को पुष्पा के लिए और ज्यादा नफरत बढ़ जाती है। फिर पुष्पा और पीएम नायडू मिलते हैं स्टेट के सीएम नरसिम्हा रेड्डी से, मगर उससे पहले श्रीवल्ली ने पुष्पा को सीएम के साथ फोटो लेने के लिए बोला था, क्योंकि उसको अपने घर में सीएम के साथ पुष्पा की फोटो चाहिए थी। फिर पुष्पा सीएम से फोटो लेने को बोलता है तो वो सीएम मना कर देता है, क्योंकि पुष्पा एक स्मगलर था, तो सीएम की रिस्पेक्ट का सवाल था। पुष्पा को अच्छा नहीं लगता, मगर पुष्पा को बहुत ही बुरा तब लगता है जब उस सीएम ने पुष्पा की बीवी के बारे में बोला कि तुम्हें अपने बीवी की नहीं सुननी चाहिए, जिस पर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और फिर पीएम नायडू को बोलता है कि तुम सीएम बन जाओ, जिस पर नायडू बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही पैसा लगता है। पुष्पा बोलता है कितने पैसे लगेंगे, तो पीएम नायडू बोलता है लगभग 100 करोड़। फिर पुष्पा उसे 500 करोड़ देने को बोलकर उसे बोलता है कि जाओ और सीएम की टिकट ले आओ, और उसके साथ फोटो लेता है। पीएम नायडू जाता है सेंट्रल मिनिस्टर गौतम वीरा प्रताप रेड्डी के पास और उसे सीएम की टिकट देने को बोलता है, जिस पर वीरा प्रताप रेड्डी समझ जाता है कि इसके पीछे किसी बड़े का हाथ है, क्योंकि भाई वीरा प्रताप भी कोई आम इंसान नहीं था। और फिर वहीं पर वीरा प्रताप रेड्डी को कॉल आता है उसके भाई का,
जिस पर वो उसे पुष्पा से बात करवाता है और पुष्पा उसे कहता है कि तुम्हें नायडू को सीएम बनाना होगा, नहीं तो पुष्पा को मना किया तो बहुत ही बुरा होगा और उसको बहुत ही अच्छी खासी रिश्वत भी देता है और फिर वीरा प्रताप रेड्डी मान जाता है। अब पुष्पा को पैसे चाहिए थे कैसे भी करके, तो ये फिर चेन्नई मुर्गन से भी बड़े डीलर हमीद से मिलता है जो एक इंटरनेशनल डीलर होता है। पहले तो वो पुष्पा को मामूली समझता है कि ये कोई चिल्लर पार्टी है, फिर जब पुष्पा उसे चैलेंज करता है कि मेरे बगैर तुम्हें कोई 10 टन भी नहीं देगा, जिस पर हमीद ट्राई करता है मगर उसे कुछ नहीं होता, तो हमीद पुष्पा की पावर समझ जाता है और फिर पुष्पा हमीद से डील करता है 2000 टन का 5000 करोड़, मगर पुष्पा कहता है कि 5000 करोड़ में से 100 करोड़ तुम रख लो। और हम देखते हैं कि पुष्पा हमीद का 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके चला जाता है। देन पुष्पा सभी सिंडिकेट के लोगों को बोलता है कि पुष्पा को 2000 टन माल चाहिए। पहले तो कोई एग्री नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है, मगर पुष्पा सभी के रेट बढ़ा देता है, जिस पर सभी खुशी खुशी काम करते हैं। फिर हम देखते हैं मंगलम सीनू की वाइफ दक्षियानी आती है भंवर सिंह के पास और उसे बताती है कि पुष्पा का प्लान क्या है, जिस पर भंवर सिंह अलर्ट हो जाता है और फिर उसी दौरान वो सिंडिकेट के खास बंदों में से एक को मार देता है और फिर ये बात बाकी सभी सिंडिकेट के मेंबर को पता चलती है और वो पुष्पा से खुश नहीं होते। देन ये बात सभी नायडू को बोलते हैं कि पुष्पा का कुछ करो। देन नायडू पुष्पा और भंवर सिंह के दरमियान सुलह करना चाहता है, मगर भंवर सिंह मना कर देता है और कहता है कि उसकी बेइज्जती हुई थी पुष्पा की वजह से और उसके लिए पुष्पा जिम्मेदार है, जिससे नायडू कहता है कि पुष्पा तुम्हें सॉरी बोलेगा और इसी बात पर भंवर सिंह बहुत ही खुश होता है और ये मान जाता है। फिर एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पर सभी सिंडिकेट के लोग जमा होते हैं, सीनू और उसकी वाइफ और साथ ही पुलिस वाले और खास भंवर सिंह और नायडू भी आता है। फिर पुष्पा आता है पूरा टल्ली होके और भंवर सिंह को सॉरी बोलता है, जिस पर सीनू शौक हो जाता है कि ये पुष्पा झुक कैसे गया। फिर पुष्पा चला जाता है। देन रास्ते में ही पुष्पा खुद से नफरत करने लगता है कि वो इस नल्ले के आगे कैसे झुक गया और फिर वापस गाड़ी करके पार्टी में आता है और भंवर सिंह को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और वहीं मूत देता है, जिस पर भंवर सिंह पूरा शौक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है और फिर पुष्पा उसे चैलेंज देता है कि वो अपना माल इंडिया से बाहर लेके जाएगा, तुम्हें रोकना है तो रोक के दिखाओ। भंवर सिंह पूरी जान लगा देता है और बहुत सारी पुलिस मंगवाता है और सभी सिंडिकेट से जाने वाले रास्तों को बंद कर देता है, मगर पुष्पा अपने पूरे माल को नदी किनारे ले जाता है और ये बात भी भंवर सिंह को पता चल जाती है और फिर ये एक जगह पर पुष्पा के माल को पकड़ लेता है क्योंकि वो रास्ते में बैलगाड़ियों को रुकवा देता है। भंवर सिंह इससे बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने करोड़ों का माल पकड़ा था और ये अनाउंस कर देता है पूरी मीडिया में कि भाई उसने लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग को रोका है। मगर जब आता है सीनू और देखता है कि ये लाल चंदन की लकड़ी नहीं है, ये तो कोई दूसरी लकड़ी है जिसके कोई 1 टन के 10,000 भी नहीं देगा और ये बात भंवर सिंह को भी पता चल जाती है। देन फिर वो पूरा शौक हो जाता है। देन वहीं पर उसे याद आती हैं वो बैलगाड़ियां। फिर उसी जगह पर आता है पुष्पा अपने लोगों के साथ और इनके बीच इशारा में बात होती है और ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मगर फिर भी भंवर सिंह हार नहीं मानता क्योंकि वो सभी पोर्ट पर जाता है और छानबीन करता है, मगर उसे कहीं पर भी माल नहीं मिलता क्योंकि जितने भी वो बैलगाड़ियां थी वो सभी नाव के नीचे बांधी होती हैं और फिर ये सारी नाव जाती हैं श्रीलंका। भंवर सिंह भी पीछा करता है मगर उसके वो हाथ नहीं लगती। भंवर सिंह उसकी हार के बाद पूरा पागल सा हो जाता है और वो उसी जगह पर बैठकर दारू पीता है और वो उसी माल को जला देता है और वो उसमें खुद भी होता है। अब पता नहीं कि वो उसमें जल गया या बच गया क्योंकि उसके बाद वो हमें नहीं दिखता। नायडू सीएम बन जाता है और श्रीवल्ली माँ बन जाती है, जिस पर ये एक इवेंट रखते हैं और उसमें पुष्पा पूरा लेडीज गेटअप में आ जाता है और डांस करता है और वहाँ पर पुष्पा के भाई की बेटी भी आती है जिसको कुछ लोग छेड़ते हैं और फिर पुष्पा उनको मारता है और वहीं पर पुष्पा का सुतला भाई मोहन राज आता है और वो पुष्पा की बड़ी बेइज्जती करता है, जिस पर पुष्पा तो उसे कुछ नहीं बोलता मगर श्रीवल्ली उसको बहुत ही कुछ सुनाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल था। और फिर एक दिन देखते हैं पुष्पा की भाभी आती है पुष्पा के घर और वो उसको बताती है कि उसकी बेटी को कोई किडनैप कर ले गया है और फिर पुष्पा पूरी उस स्टेट को बंद कर देता है और वार्निंग देता है कि उसे 1 घंटे में उसकी भतीजी चाहिए। फिर सीएम नायडू का कॉल आता है पुष्पा को और वो उसे बताता है कि तुम्हारी भतीजी को किडनैप करने वाला वीरा प्रताप रेड्डी का भतीजा है और तुम इस मामले से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हें अपना नहीं मानते, क्योंकि पुष्पा कहता है कि वो उसको चाचा मानती है तो वो उसको जरूर बचाएगा। और फिर केशवा को फोन आता है बग्गी रेड्डी का, जिसको वो बोलता है कि उसे पैसे चाहिए और वो पैसे सिर्फ और सिर्फ पुष्पा लेके आएगा। अब ये बग्गी रेड्डी कौन है? तो एक्चुअली उस इवेंट में पुष्पा की भतीजी को जो
छेड़ रहे थे वो बगी और उसकी गैंग होती है और फिर पुष्पा उनको बहुत ही मारता है और पुष्पा के जाते ही गांव वाले उनको गले में जूते पहना कर घर भेजते हैं और यहीं पर वो बड़ी बेइज्जती फील करते हैं। फिर पुष्पा पैसे लेकर जाता है एक खंडर में जहाँ पर बगी और उसकी गैंग होती है और पुष्पा समझ जाता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा है, कोई दूसरी बात है। फिर ये पुष्पा को लेडीज के गेटअप में ले आते हैं और फिर इसको बांध देते हैं। देन फिर पुष्पा को बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं। मगर जब बगी और उसकी गैंग उसकी भतीजी की इज्जत से खेलते हैं तो फिर पुष्पा को बर्दाश्त नहीं होता और इन सबको बहुत ही बुरे तरीके से मारता है और दौड़ा दौड़ा के मारता है और इतना मारता है कि बगी को तो वो मार ही देता है और जब उसका बाप आता है तो वो उसको भी मार देता है। और ये क्लाइमेक्स की जो फाइट है एकदम ब्रूटल है और इस फाइट से बच्चे दूर ही रहे तो अच्छा है। इन द एंड वीरा प्रताप रेड्डी अपने भाई और भतीजे का स्वयं मनाता है और वहीं पर सीनू भी आता है। फिर पुष्पा का सुतेला भाई आता है पुष्पा के घर और वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है जिसमें उसने पुष्पा के नाम के आगे अपने बाप के सरनेम लिखा था और ये पुष्पा देखकर बहुत ही रोता है। और फिर पुष्पा शादी में जाता है और अपने भाइयों से मिल जाता है और वहीं पर ये सभी एक फैमिली बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक शख्स को जो उसी शादी वाली जगह को बॉम्ब से उड़ा देता है और फिर ये टाइटल शो होता है पुष्पा 3 द रैम्पेज और ये फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों ओवरऑल फिल्म की कहानी यही है जो काफी अच्छी है, अपने पहले पार्ट से कनेक्टेड है और मेन बात के इस कहानी में जो पुष्पा चाहता था वही उसे मिला। पहला कि उसको अपने बाप का सरनेम मिले और उसको इज्जत मिले और दूसरा उससे भी बड़ी बात पुष्पा की माँ को इज्जत मिले और ऐसा होता भी है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो अभी तक के लिए यही।